राफेल बनाम यूरोफाइटर, अपने लड़ाकू विमान को लेकर भिड़े दो देश, जर्मनी और फ्रांस में तू मैं। दुनिया में आजकल एक ही चीज की चर्चा हो रही है और उसका नाम है हथियार। कौन देश कितना युद्ध के हालात पैदा करे और अपने हथियार को बढ़िया बताकर बेच सके। आप याद करिए, चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के राफेल की जानकारी पाकिस्तान को दी। फिर पाकिस्तान ने राफेल को ट्रेस किया, जिससे राफेल को बनाने वाली कंपनी डसोल्ट के शेयर में भारी गिरावट आई। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि इंसान किस तरह अपने हथियार बेचने के लिए हैवान बनता जा रहा है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार भी रहता है। अब उसी कड़ी में अपने अपने लड़ाकू विमान को लेकर जर्मनी और फ्रांस भिड़ गए हैं। विदेशी मीडिया की माने तो फ्रांस से झगड़ा होने के बाद से जर्मनी अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट FCAS के लिए जोड़ीदार की तलाश कर रहा है। रक्षा मामलों के जानकार FCAS को यूरोप का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन विवादों की वजह से यह प्रोजेक्ट अब खटाई में पड़ सकता है। जानकार कह रहे हैं कि इस मिशन में फ्रांस, स्पेन और जर्मनी शामिल हैं। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत 100 बिलियन यूरो आंकी गई थी और साल 2040 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट आने की उम्मीद भी थी, लेकिन अब ये सारा मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। रक्षा मामलों की पत्रिकाओं की माने तो पिछले कई महीनों से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों के बीच लड़ाई अब ज्यादा बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट में शामिल फ्रांसीसी कंपनी डसोल्ट एविएशन और जर्मनी स्पेन की तरफ से प्रोजेक्ट में शामिल यूरो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी एयरबस के बीच मानो तूफान सा आ गया और कारण बताया जा रहा है कि काम का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है। पॉलिटिको की माने तो अगर इस साल के अंत तक दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो जर्मनी फ्रांस की जगह किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदार को प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है। अब हम बताते हैं कि राफेल और यूरो फाइटर के बीच अंतर क्या है, फिर हम बताएंगे कि आगे होने क्या वाला है। राफेल एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डसोल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। साल 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल सीट वाले डबल इंजन में भी उपलब्ध हैं। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस की डसोल्ट कंपनी इस विमान को बनाती है। हवा से हवा में मार सकता है राफेल, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ये विमान। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, हवा से हवा में मिसाइल दुश्मन पर दाग सकता है। विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से लैस है, 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। कंपनी की माने तो राफेल 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच सकता है। विमान एक बार में 3,700 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार की बात की जाए तो 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। इस विमान को सबसे छोटे रनवे जैसे 1,312 फीट के बेहद छोटे रनवे पर भी उतारा जा सकता है और उड़ान भर भी सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि राफेल लड़ाकू विमान की ताकत क्या है और क्यों ये युद्ध में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि यूरो फाइटर की ताकत क्या है और क्यों विवाद का कारण बना हुआ है। यूरो फाइटर टाइफून का विकास 1983 में किया गया। इसकी शुरुआत फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हुआ। इसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के बीच एक बहुराष्ट्रीय सहयोग से शुरू किया गया था। इससे पहले जर्मनी, इटली और यूके ने मिलकर इसे बनाया, लेकिन बाद में विवाद होने के कारण फ्रांस ने इस समूह को छोड़ दिया और अपनी स्वदेशी डसोल्ट राफेल विकसित करने में वो जुट गया। ऐसी परियोजनाओं पर उसने काम किया जो आज आपके सामने है और आज लड़ाई इसी के कारण ही है। इस लड़ाकू विमान में ट्विन इंजन लगा है। सुपरसोनिक कनॉर्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये एक एयर सुपीरियोरिटी लड़ाकू विमान कहा जाता है। इसका निर्माण एयरबस BAE सिस्टम्स करती है। इस विमान को 3 कंपनियां बनाती हैं। यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन मिलकर बनाते हैं। नाटो यूरोफाइटर और टॉर्नेडो मैनेजमेंट प्रबंधन करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि राफेल और यूरोफाइटर में क्या अंतर है और इसका कारण क्या है और जो जेन नेक्स्ट की लड़ाई चल रही है उसी का कारण है। जानकारों का कहना है कि क्या दो देशों के खिलाफ लड़ाई में
तीसरा देश भारत कुछ फायदा उठा पाएगा। विशेषज्ञों की राय है कि छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज्यादा है। किसी भी यूरोपीय देश के लिए इसे वहन करना, अकेले बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब कई देश मिलकर नई जनरेशन के हथियार बना रहे हैं। खबर है कि इस लड़ाई के बीच GCAP के लिए जापान और ब्रिटेन ने भारत को ऑफर दिया है, लेकिन भारत ने इस ऑफर पर अभी कुछ कहा नहीं है। आपको मालूम हो तो पता होगा कि इसी साल जनवरी में जापानी अधिकारी दिल्ली दौरे पर आए थे। इस मुलाकात में क्या हुआ इसका पता तो नहीं चला, लेकिन आपको बताते चलें कि भारत खुद ही इस समय अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका पर काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए 2035 तक इंतजार करना होगा। 2035 तक इसके सेवा में आने की संभावना है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे भारत ने दोनों हाथों में लड्डू ले लिया है, और इसका कारण भी आप समझ गए होंगे। लेकिन रक्षा मामलों के जानकार का कहना है कि भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखना होगा कि दो लोगों की लड़ाई में भारत को कितना फायदा होता है।